बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू फ़र्स्ट ईयर उर्दू का एक सबक जिसका नाम ज़ेवर का डब्बा है। ये एक अफ़साना है। इसके मुसन्निफ़ जनाब मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफ़साना निगार तस्लीम किया गया है। इस अफ़साने के अंदर एक वाक़े को नकल किया गया है। घर के मालिक जनाब ठाकुर साहब और उनकी मोहतरमा ठाकुराइन साहिबा, उनका एक बेटा है जिसका नाम है वीरेंद्र। इस बच्चे को प्यार से वीरू कहते हैं। मालदार लोग हैं, घर में खाने पीने हर चीज़ की सहूलियात मुयस्सर है। लेकिन ये जो बच्चा वीरेंद्र है, ये अपने सलाहियतों और दिमागी तवाज़ुन के लिहाज से थोड़ा सा कमज़ोर है। इसकी तालीम व तरबियत के लिए उन्होंने एक उस्ताद रखा। उस्ताद जिसे रखा उसका नाम है चंदर प्रकाश। चंदर प्रकाश एक पढ़ा लिखा शख्स है जिसने बीए अकाउंट्स का इम्तिहान पास किया है। जिस उस्ताद को मुकर्रर किया है उसका नाम है चंदर प्रकाश। चंदर प्रकाश, जैसा कि मैंने बताया, कि एक पढ़ा लिखा उस्ताद है। उसकी अहलिया का नाम है चंपा। चूँकि मुंशी प्रेमचंद हिंदू हैं तो लिहाजा उनके किरदारों के नाम भी हिंदुस्तान की सकाफ़त के लिहाज से, उनके अपने मज़हब के लिहाज से आपको नाम मिलेंगे। होता कुछ यूँ है कि चंदर प्रकाश पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन हालात ने उसे किसी अच्छी नौकरी करने की जगह नहीं दी। आखिरकार बेचारा एक ट्यूशन पढ़ाता है, वही उसकी आमदनी है। वो ट्यूशन पढ़ाता है किसको? ठाकुराइन के बेटे वीरेंद्र को, जिसको प्यार से वीरू कहते हैं। ट्यूशन के बदले में उसे हर महीने 30 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलते हैं। ये उस ज़माने की बात है, 1800-1900 के ज़माने में तो 30 रुपये काफ़ी मिकदार रखते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसका गुजारा इसमें नहीं हो सकता, तो ठाकुराइन ने इस पर रहम खाया और रहम खाने के बाद इसको रहने के लिए अपने घर के बिल्कुल मुत्तसिल बराबर वाला घर, जो उन्हीं का ठाकुर साहब का घर है, वो रहने के लिए दे दिया। ये उस पर एहसान किया। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ अरसे बाद ठाकुराइन कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। चंदर प्रकाश, तुम मशवरा दो, क्या कहते हो? क्या इसकी शादी कर दूँ? ये थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन तुम उसे समझाओ बुझाओ, तुम क्या कहते हो? उससे सलाह मांगती है, मशवरा मांगती है। चंदर प्रकाश कहता है ऐसी कोई हरज की बात नहीं, आप परेशान ना हो, आपका बेटा आपको धोखा नहीं देगा, कहीं बीवी की बातों में आके सबको छोड़ छाड़ के चला नहीं जाएगा। अच्छा शरीफ लड़का है, लिहाजा आप परेशान ना हो, उसकी शादी कर दें। आखिरकार वो, क्योंकि सिर्फ उस्ताद नहीं है उस घर का, बल्कि उस घर के तमाम तर इंतज़ामात भी संभालता है। आखिरकार ठाकुराइन घर की तमाम ख़रीदारी और इसी तरीके से जितनी शादी ब्याह के अंदर ज़रूरियात हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए पैसा मुहैया करते जाते हैं चंदर प्रकाश को। चंदर प्रकाश रोज़ाना काम में मशगूल है, रात को देर से लौटता है। घर में शादी का फंक्शन है जिसकी वजह से तमाम फ़राइज़ वो अंजाम दे रहा है। गोया कि वो घर का एक मैनेजर बन गया, मुंशी बन गया, घर के तमाम कामकाज वही कर रहा है। एक दिन आखिरकार उसको 5,000 रुपये इसी तरीके से अलग से दिए जाते हैं कि वो ज़ेवरात ख़रीद के लाए बहू के लिए। वो जाता है, शहर के आला बेहतरीन किस्म के ज़ेवरात ख़रीदता है, घर लाता है। जब उन ज़ेवरात को देखता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो ज़ेवरात नहायत हसीन खूबसूरत। कहाँ वो गरीब सा लड़का, हालांकि उसका बाप एक अच्छा मुलाजिम था, लेकिन इस बेचारे को मुलाजमत नहीं मिली। उसकी बीवी जो चंपा पढ़ी लिखी है, होशियार, सलीकामंद, सलीका शार है, लेकिन बेचारी हालात के मारी हुई है। वो घर आता है, घर में आके बताता है कि कितना उन लोगों ने अच्छा जेवर ख़रीदा है, मैं ख़ुद लेके आया, बड़ा खूबसूरत। अपनी बीवी को बताता है कि तुम अगर ये जेवर पहनो तो बड़ी खूबसूरत लगो, अच्छी लगो, मलका लगो, और मैं भी तुम्हें कभी ना कभी वो ज़रूर ला कर दूँगा। वो बीवी कहती है मुझे ख्याली पुलाव खाने की आदत नहीं, ये बातें ना करो जो नहीं कर सकते, छोड़ दो। ज़ुबान की वो तेज़ होती है। आखिरकार कुछ दिनों पहले ही शादी से उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और चंदर प्रकाश घर से जेवर का डब्बा चोरी कर कर अपने घर ले जाता है। इसीलिए सबक का नाम रखा जेवर का डब्बा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि एक दिन वो जेवर का डब्बा चुरा कर ले गया, अपने घर रख दिया, लेकिन किसी को पता नहीं है। जैसे ही सुबह उठते हैं, ये खबर पता चलती है कि भाई चोरी हो गई ठाकुराइन के घर। उसकी बीवी चंपा उसे उठाती है, जल्दी जाओ खबर लो क्या हुआ।
वो फ़ौरन निकलता है, जाता है और उठने के बाद खैर खबर लेता है। पता चलता है चोरी हो गए, वो बिल्कुल अजनबी बन जाता है और कहता है कि कैसे हो सकता है, यकीनन मुलाजमों की कारस्तानी हो सकती है, नौकर कर सकते हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं। आखिरकार एफआईआर की बात आती है तो वो थोड़ा सा बात को टालता है जो होना था, ताकि ऐसा ना हो कि इसकी भी तफ्तीश हो और ये पकड़ा जाए। आखिरकार ये बात रफा दफा हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है लड़के की, वीरेंद्र की, वीरू की। और कुछ दिनों बाद चंद्र प्रकाश के जहन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। उसकी बीवी चंपा जब घर में देखती है तो उसे एक डब्बा नजर आता है और उस डब्बे पर ताला लगा है। वो परेशान है कि डब्बा किस लिए है, क्यों रखा है, और वो पूछती भी है तो शौहर कहता है कि बस कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ किताबें पढ़ी थी, मैंने रख दी, मारी मारी फिर रही थी, ताला लगा दिया। वो और हैरान हो जाती है कि भाई किताबों को कौन ताला लगा के रखता है। आखिरकार कुछ दिनों बाद जब शक उसका बढ़ते चला जाता है तो एक चाबी वाला घर के बाहर गुजर रहा होता है, उसे बुलाती है, ताला खुलवाती है, देखती है तो अंदर सोना। सोना भी कैसा, बड़ा खूबसूरत नया, हू बहू वैसा ही सोना जैसा कि तस्करा उसने अपने शौहर चंद्र प्रकाश से सुना था। समझ जाती है दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आखिरकार अपने शौहर से नाराज़ हो जाती है कि इसने क्यों करा है, या तो अपने लिए करा है या मेरे लिए करा है। अगर मेरे लिए करा है तो बताया नहीं, अगर अपने लिए करा है तो अब तक रखा क्यों है, बेचा क्यों नहीं है, क्या मकसद है इसका। वो बेचारी बड़ी परेशान रहती है। आखिरकार शौहर को देखती है, नाराज़गी दिल में आती है, दिल में बुराई आ जाती है कि शौहर ने ऐसा क्यों करा, मेरे लिए अगर करा तो बता क्यों नहीं रहा, और क्यों करा, उसको क्या ज़रूरत थी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आखिरकार कुछ दिनों बाद वो बातों बातों में कह देती है कि तुमने वहाँ नीयत साफ़ नहीं रखी जिस घर से तुम कमाते हो। चंद्र प्रकाश को एहसास हो जाता है, था तो वो नेक पढ़ा लिखा बंदा, लेकिन बुराई के रास्ते पर चल पड़ा। आखिरकार उसे एहसास होता है। आखिरकार एक शहर में मुलाजमत आती है अकाउंट्स की, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है बैंक में, अप्लाई करता है, जॉब हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं 10,000 रुपये आप पैसे एडवांस रखवाएंगे ज़मानत के तौर पे। अब 10,000 देने के लिए नहीं है। आखिरकार ठाकुर साहब को पता चलता है, ठाकुर साहब कहते हैं मैं रखवा दूंगा, तुम परेशान ना हो, और वो पैसे रखवा देते हैं। फिर बेगम बोलती है कि तुमने उनके साथ क्या सलूक किया है, वो हमारे साथ इतना अच्छा सलूक करते हो, तुमने क्या करा। आखिरकार वो समझ जाता है। फिर वो एक दिन दावत करता है, उसकी नौकरी लग जाती है इस खुशी में, और दावत करने के बाद दावत के अख्ताम पर तमाम ठाकुर ठाकुरान के घर वालों को घर पे रोक लेता है। और रोकने के बाद जब वो सो जाते हैं तो उनकी चाबी उठाकर और डब्बा उठाकर ले जाता है और वापसी उनके घर में उसी जगह पर वहीं पर जेवर का डब्बा रख कर आता है। उस वक़्त वो बुराई की नीयत से घर गया था, अब वो अच्छाई की नीयत से गया और लौटा कर आया। फारिग होते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, जब वो वापस घर जाते हैं और घर के अंदर जेवर का डब्बा देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि ये कैसे हो गया, जो जेवर का डब्बा चोरी हुआ था वो मिल गया, हूबहू ऐसा, कोई तब्दीली भी नहीं, बिल्कुल वैसा मेनो ऑन एज इट इज पड़ा है। बड़ी खुशी होती है कि मौजा हो गया, क्या हो गया। आखिरकार चंद्र प्रकाश जब जिस टाइम ट्यूशन पढ़ाने आता था उससे थोड़ा सा पहले चला जाता है, जल्दी खुशी के मारे कि आज देखूं क्या होता है, क्या रवैया है। और जब घर जाता है और ये बातें सुनता है तो बड़ी खुशी होती है। फिर ठाकुर ठाकुरायन साहब घर वाले कहते हैं गोया कि मौजा हो गया, मिरेकल हो गया। बहरहाल वो घर में दावत का एहतमाम करते हैं, फिर ये लोग सब दावत में जाते हैं। अब उसकी बीवी चंपा को खुशी होती है कि मेरा शौहर जो गलत रास्ते पर चल पड़ा था, आज वो सीधे रास्ते पर, सही रास्ते पर वापस लौट कर आ गया। इंसान की जब सबक जिक्र करने का मकसद क्या है कि इंसान की जब तालीम और तरबियत अच्छी हुई होती है तो वो कभी ना कभी सीधे सही रास्ते पर लौट कर आता है। ये इस कहानी का मकसद था। ये था सबक जेवर का डब्बा, जिसके मुसन्निफ थे मुंशी प्रेमचंद। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में अगले सबक को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।